नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर नजर डाल रहे हैं। जी। 1905 से 1909 का दौर। ये वो समय था जब आज़ादी की लड़ाई ने, कह सकते हैं, एक नया गियर बदला। बिल्कुल। वो जो पहले के तरीके थे ना, अर्जियां देना, नरमी दिखाना, उनसे हटकर एक जोश भरी, एक उग्र आवाज उठ रही थी। हाँ, मतलब वो सोच कि अंग्रेजी हुकूमत को याचिकाएं दो, सुधार मांगो, ये मानकर कि ब्रिटिश न्याय पर भरोसा किया जा सकता है, वो कहीं पीछे छूट रही थी। सही कहा। ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ कायदे कानून के दायरे में रहकर बात करने से शायद बात बनेगी नहीं। तो आज की हमारी ये बातचीत आधारित है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर। कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से उस दौर की नब्ज को पकड़ें। हाँ, वो घटनाएं, वो विचार और उनके असल मायने क्या थे। तो मिशन साफ है, ये समझना कि ये जो नया जोश था, जिसे उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथ कहा गया, वो क्यों पनपा। स्वदेशी आंदोलन क्या था, बंगाल विभाजन के बाद जो शुरू हुआ, उसका असर क्या रहा। और हाँ, वो दो बड़ी धाराएं, नरमपंथी और गरमपंथी, उनके बीच बुनियादी फर्क क्या थे। बिल्कुल। और फिर अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया, मतलब उनका रिएक्शन क्या था, दमन और सुधार दोनों। जी, तो इस छोटे लेकिन बहुत ही अहम दौर को गहराई से समझना है। चलिए शुरू करते हैं फिर। उग्र राष्ट्रवाद का उदय। सवाल यही कि ये जरूरत क्यों महसूस हुई, क्यों राष्ट्रवाद को ज्यादा आक्रामक होना पड़ा। देखिए, स्रोत हमें सीधे सीधे कारण नहीं गिनाते, पर इशारा जरूर मिलता है। लगता है कि जो पहले के तरीके थे, नरमपंथियों की नीतियां, उनसे शायद एक तरह का मुंह भंग हो रहा था। और शायद कुछ विचारों ने भी आग में घी का काम किया। जैसे स्वामी विवेकानंद का वो कहना, अगर दुनिया में कोई पाप है तो वो कमजोरी है। हर तरह की कमजोरी से बचो, कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। बिल्कुल। ये बातें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, ये कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय आत्मविश्वास जगा रही थीं। और बाल गंगाधर तिलक, उनका वो कथन भी तो है, आज के गर्मपंथी कल के नरमपंथी होंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज के नरमपंथी कल के गरमपंथी थे। हाँ। ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद कोई रुकी हुई चीज नहीं थी, वो बदल रहा था, विकसित हो रहा था, एक प्रक्रिया थी। और दुनिया में जो हो रहा था उसका भी तो असर था। कराची क्रॉनिकल ने लिखा था जून 1905 में, हाँ, जापान की रूस पर जीत के बाद, कि अगर एक एशियाई देश ऐसा कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। भारत भी ब्रिटेन को हरा सकता है। अंग्रेजों को समंदर में धकेल दो और जापान के साथ बड़ी शक्तियों में शामिल हो जाओ। सोचिए, एक छोटे से एशियाई देश की जीत ने कितनी उम्मीदें जगा दी होंगे। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई जैसे। बिल्कुल। और इसी माहौल में अंग्रेजों ने वो कदम उठाया जिसने चिंगारी को आग बना दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन। जी, ये स्वदेशी आंदोलन का एकदम तात्कालिक कारण बन गया। अंग्रेजों का इरादा क्या था इसके पीछे? उन्होंने छुपाया भी नहीं ज्यादा। रेसले जो होम सेक्रेटरी थे 1904 में, हाँ, उनके शब्द बिल्कुल साफ थे। एकजुट बंगाल एक शक्ति है, बटा हुआ बंगाल अलग अलग दिशाओं में खींचेगा। हमारे एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे शासन के विरोधियों को बांट दो और कमजोर कर दो। सीधा सीधा बांटो और राज करो। बिल्कुल, कोई लाग लपेट नहीं। और जब इरादा इतना साफ था तो विरोध तो होना ही था। शुरू में 1903-05 में कोशिशें हुई विभाजन रोकने की, नरमपंथियों के नेतृत्व में, सभाएं, ज्ञापन वगैरह। हाँ, लेकिन जब अंग्रेजों ने विभाजन कर ही दिया तो आंदोलन की कमान, समझिए, धीरे धीरे गरमपंथियों के हाथ में आ गई। और इन गरमपंथियों का एजेंडा क्या था? दो शब्द गूंजने लगे, स्वदेशी और बहिष्कार। अपने देश का सामान अपनाओ और विदेशी, खासकर ब्रिटिश माल का बहिष्कार करो। ये सिर्फ आर्थिक नहीं था। नहीं, ये तो सीधा राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका था। और यहीं से संघर्ष के कुछ नए तरीके निकले, जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। हाँ, और बहिष्कार के अलग अलग रूप। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब सीधे टकराव से बचना पर असहयोग करना। सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दो, अदालतें मत जाओ, विदेशी चीजें मत इस्तेमाल करो। एक तरह से ये गांधी जी के सत्याग्रह के शुरुआती रूप जैसे थे। अच्छा, चलिए अब थोड़ा स्वराज और स्वदेशी के विचारों पर और उनके गहरे असर पर बात करते हैं। स्वराज शब्द, ये तो बहुत अहम हो गया इस दौर में। तिलक इसे कैसे देखते थे? तिलक के लिए स्वराज सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, वो इसे कई ज्यादा गहरा मानते थे। उनका कहना था कि स्वराज जरूरी है स्वधर्म के पालन के लिए। स्वधर्म मतलब अपना स्वाभाविक कर्तव्य। जी, उनका तर्क था कि स्वराज के बिना न सच्चे सामाजिक सुधार हो सकते हैं, न औद्योगिक तरक्की, न सही शिक्षा मिल सकती है, और न ही एक राष्ट्र के तौर पर जीवन पूरा हो सकता है। ये जरूरी है।
ये तो राजनीतिक लक्ष्य को एक नैतिक आधार देना हुआ। और अरबिंदो घोष, उनका क्या नजरिया था? अरबिंदो घोष तो इसे और भी दार्शनिक स्तर पर ले गए। वो स्वराज को भारत के प्राचीन गौरव की वापसी के तौर पर देखते थे। मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं। नहीं, उससे कहीं आगे भारत के सतयुग की वापसी, जब भारत दुनिया का गुरु था। वो इसे राजनीति में वेदांत दर्शन की असली अभिव्यक्ति मानते थे, लोगों की अपनी आत्मा की मुक्ति। वाह! इन विचारों का जमीन पर क्या असर पड़ रहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था ना कि स्वदेशीवाद ने हमारे सामाजिक और घरेलू जीवन के पूरे ताने बाने को रंग दिया। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ रैलियों भाषणों तक नहीं रहा, लोगों के घरों में घुस गया। क्या पहने, क्या खाएं, कैसे रहें, सब पर असर। और इसमें साहित्य ने भी तो मदद की होगी। वो किताब देशेर कथा। हाँ, सखाराम गणेश देवकर की 1904 में आई थी। देवकर अरविंदो घोष के करीबी थे। उन्होंने नौरोजी और रानडे के जो आर्थिक विचार थे ना, कि कैसे अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, उसे आम भाषा में लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल। और उसमें एक बहुत जरूरी बात कही, अंग्रेज सिर्फ हमारी जमीन पर राज नहीं कर रहे, वो हमारे दिमाग पर भी कब्जा कर रहे हैं। उसे उन्होंने कहा मन की सम्मोहक विजय, हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। जबरदस्त। और ये किताब बहुत चली भी। अरे, इतनी कि 1910 में बैन करनी पड़ी। पर तब तक 15,000 से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी थी। कई नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों का आधार बनी। कार्यकर्ताओं के लिए तो जैसे जरूरी पाठ्य पुस्तक बन गई। कमाल है। अच्छा, अब अगर पूरे स्वदेशी आंदोलन को देखें तो इसमें आम लोगों की भागीदारी कैसी थी? स्रोत बताते हैं कि भागीदारी अच्छी थी, खासकर शहरों में। पढ़ा लिखा मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, ये लोग गर्मपंथी विचारों से ज्यादा जुड़े थे। लेकिन क्या ये सब जगह एक जैसा था? शायद नहीं। एक सीमा ये थी कि आंदोलन बड़े पैमाने पर किसानों को या फिर बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को पूरी तरह साथ नहीं ले पाया। ये हमें मानना होगा। और क्या ये सिर्फ बंगाल तक ही रहा? नहीं, गूंज पूरे भारत में थी। बंगाल केंद्र जरूर था, पर पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत सब जगह फैला। हाँ, शायद बंगाल जितनी तेजी हर जगह न हो, पर इसका अखिल भारतीय चरित्र था। और नतीजा? विभाजन तो रद्द हुआ बाद में। हाँ, 1911 में। भले ही आंदोलन तब तक थोड़ा धीमा पड़ गया था, पर ये उसी के दबाव का नतीजा था। ये एक बड़ी जीत थी। तो कुल मिलाकर इस आंदोलन का महत्व क्या था? स्रोत कहते हैं कि ये धीमा पड़ गया, पर ये नहीं बताते क्यों। लेकिन वो इसे एक महत्वपूर्ण मोड़, एक टर्निंग पॉइंट जरूर मानते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने बहुत कुछ बदल दिया। संघर्ष के नए तरीके दिए, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, आम लोगों में, खासकर शहरी मध्य वर्ग में राजनीतिक चेतना बढ़ाई। स्वराज की मांग को केंद्र में ला दिया। बिल्कुल। भले ही अपने सारे लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं कर पाया, पर इसने आने वाले आंदोलनों के लिए, खासकर गांधी जी के आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर दी। इसने दिखाया कि लोग अगर संगठित हों तो अंग्रेजी राज को चुनौती दे सकते हैं। चलिए, अब आते हैं उन दो खेमों पर, नरमपंथी और गर्मपंथी। इनके बीच जो फर्क थे वो सिर्फ ऊपरी नहीं थे। नहीं, काफी गहरे थे। और यही फर्क आगे चलकर कांग्रेस के विभाजन का कारण बने। जैसे उनका सामाजिक आधार ही देख लीजिए। हाँ, नरमपंथी ज्यादातर जमींदार और शहरों के अमीर उच्च मध्य वर्ग से थे, जबकि गर्मपंथियों को समर्थन मिल रहा था पढ़े लिखे मध्य और निम्न मध्य वर्ग से, जो शायद अंग्रेजी राज से ज्यादा नाखुश थे। और उनकी सोच विचारधारा। नरमपंथी पश्चिम के उदारवादी विचारों, यूरोपीय इतिहास से प्रेरणा लेते थे। कई तो ये मानते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन भगवान की मर्जी है, भारत के भले के लिए है। अच्छा, प्रोविडेंशियल मिशन। जी। वहीं गर्मपंथी अपनी प्रेरणा भारतीय इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने प्रतीकों से लेते थे, जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव। वो अंग्रेजों के किसी ईश्वरीय मिशन को धोखा मानते थे। ब्रिटेन से रिश्ते पर भी अलग विचार थे। बिल्कुल। नरमपंथी सोचते थे कि ब्रिटेन के साथ रहना जरूरी है, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। और गर्मपंथी? वो मानते थे कि जब तक ब्रिटेन से जुड़े रहेंगे, भारत का आर्थिक शोषण होता रहेगा। इसीलिए नरमपंथी सम्राट के प्रति वफादारी दिखाते थे, पर गर्मपंथी मानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत इस वफादारी के लायक ही नहीं है। और आम जनता की भूमिका, ये एक बड़ा फर्क था शायद। बहुत बड़ा। नरमपंथियों को लगता था कि आम जनता अभी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, उनमें शिक्षा, समझ की कमी है। तो आंदोलन पढ़े लिखे लोगों तक ही रहे। हाँ, दूसरी तरफ गर्मपंथियों को जनता की ताकत पर पूरा भरोसा था। वो मानते थे कि जनता को जगाना जरूरी है, आंदोलन में शामिल करना जरूरी है,
तभी स्वराज मिलेगा। आखिर में उनकी मांगे और तरीके। नरमपंथी क्या मांग रहे थे? संविधान के दायरे में सुधार, विधान परिषदों में ज्यादा सीटें, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी। तरीके? याचिकाएं, प्रस्ताव, प्रतिनिधि मंडल। और गरमपंथी? उनका लक्ष्य सीधा स्वराज, और इसके लिए वो सिर्फ संवैधानिक तरीकों तक सीमित नहीं थे। बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी ज्यादा आक्रामक, यहां तक कि गैर संवैधानिक तरीके भी। इतने सारे फर्क थे, लेकिन क्या कुछ समान भी था? हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। फर्क चाहे जितने गहरे हों, दोनों ही खेमों के लोग देशभक्त थे। सही बात है। दोनों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। बस रास्ते अलग थे, रणनीति अलग थी। मंजिल एक ही थी, भारत का भला, पर उस तक पहुंचने का नक्शा अलग था। और इन अलग अलग नक्शों का टकराव हुआ 1907 में सूरत में। कांग्रेस का अधिवेशन था। जी, और वहां ये मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, नरमपंथी और गरमपंथी। इसे ही सूरत विभाजन कहते हैं। ये तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। आंदोलन कमजोर पड़ गया, ठीक तब जब एकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अंग्रेज सरकार, उन्होंने इस फूट का पूरा फायदा उठाया। अपनी वही पुरानी नीति, गाजर और छड़ी वाली, कैरेट एंड स्टिक। ये क्या थी, जरा समझाएं। छड़ी का मतलब? छड़ी मतलब सख्ती, दमन। गरमपंथियों को निशाना बनाया गया, नेता गिरफ्तार हुए, अखबार बंद हुए, सबसे बड़ा निशाना बने तिलक। हाँ, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। उस समय के भारत सचिव जॉन मॉर्ले ने बॉम्बे के गवर्नर सिडेनहैम को लिखा भी था कि तिलक पर मुकदमा चलाना और सजा देना ये उन्हें अकेला छोड़ने से ज्यादा शरारत भरा होगा। मतलब वो जानते थे कि इससे माहौल बिगड़ेगा। हाँ, पर फिर भी किया, क्योंकि गरमपंथी आंदोलन को कुचलना था। ये थी छड़ी। और गाजर? गाजर थी नरमपंथियों के लिए। उन्हें कुछ रियायतें देने का वादा, कुछ सुधार लाने का वादा। रणनीति साफ थी, गरमपंथियों को दबाओ, नरमपंथियों को बहलाओ, राष्ट्रवादियों को आपस में बांटकर कमजोर करो। और इसी गाजर के तौर पर आए 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार। अंग्रेजों का असली मकसद क्या था इनसे? खुद लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था, सुधार शायद राज को ना बचा पाए, लेकिन अगर वे नहीं बचाते हैं तो और कुछ भी नहीं बचाएगा। अच्छा, तो मकसद साफ है। जी, ये सुधार भारत को स्वशासन देने के लिए नहीं थे। मकसद था बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना, नरमपंथियों को शांत करना और किसी तरह ब्रिटिश राज की उम्र बढ़ाना। तो क्या ये कामयाब हुए? बिल्कुल नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा थे ये। बाद की मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट ने भी माना कि 1909 के सुधार भारतीय समस्याओं का कोई हल नहीं थे, ना हो सकते थे। कोई असली ताकत तो मिली नहीं भारतीयों को। और इन सुधारों का एक और पहलू था जो बहुत विवादास्पद रहा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब था कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी और उन पर वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे। अंग्रेजों का तर्क था कि ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए है। हाँ, पर असल में ये बांटो और राज करो का ही एक और रूप था। इसने भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। इसके नतीजों पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने इसकी बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि इसने मुसलमानों के चारों ओर एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी, उन्हें बाकी भारत से अलग कर दिया। ये एक नासूर की तरह था जिसने पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन को भ्रष्ट कर दिया। उनका मानना था कि इसने अलगाववाद को बढ़ावा दिया। जी, और आगे चलकर देश के विभाजन की नींव रखी। ये सुधार समाधान नहीं, खुद एक बड़ी समस्या बन गए। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि 1905 से 1909 का ये छोटा सा दौर कितना उथल-पुथल वाला और कितना अहम था। जी, नरमपंथी तरीकों की सीमाएं दिखीं तो उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, जिसने संघर्ष के नए तरीके दिए, नई चेतना जगाई। वाकई एक टर्निंग पॉइंट। हमने नरमपंथियों और गरमपंथियों के फर्क समझे, उनकी सोच, उनके लक्ष्य, उनके तरीके। और ये फर्क इतने बड़े कि सूरत में कांग्रेस बट गई। और अंग्रेजी हुकूमत की गाजर और छड़ी की नीति देखी। एक तरफ दमन, दूसरी तरफ मॉर्ले मिंटो जैसे खोखले विभाजनकारी सुधार। आज के स्रोतों से जो बात समझ में आई, उसके आधार पर एक सवाल मन में आता है। जरूर। और जो बंटवारे हुए नरमपंथी गरमपंथी और फिर वो पृथक निर्वाचक मंडल का बीज, इन सब का आगे चलकर आने वाले दशकों में आजादी की लड़ाई पर क्या और कैसा असर पड़ा होगा? इस दौर की विरासत अच्छी और बुरी दोनों आगे कैसे बढ़ी होगी? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। इस दौर के प्रयोग,
इसकी सफलताएं, असफलताएं, इसके विभाजन, इन सब ने निस्संदेह भविष्य के संघर्ष की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रुकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी सबके लिए उपयोगी रही होगी।